Good morning, students. Today I will revise you the third chapter of history, which is come in your second monthly exam. So, students, chapter name is Ruling the Countryside. ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना. On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया. अब दीवान मीन्स तो आप लोग जानते होंगे, चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर. आगे पाठ में पढ़ेंगे भी. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली took place in Robert Clive tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है. The painter was commissioned by Seville to record the memorable event in Clive's life. The grant of Diwan clearly was on such event in British imagination. यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था. बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी. एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स. अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था. इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज यानी आमदनी का साधन. दिस हैड टू बी डन इन ए वे दैट कुड yield enough revenue to meet the growing expenses of company. इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके. ए ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो इंश्योर्ड दैट इज कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड. व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे. अब रेवेन्यू फॉर द कंपनी की आमदनी. द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर. कंपनी दीवान तो बन गई थी
लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारिक ही मानती थी। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली को कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। द एफर्ट वाज to increase the revenue as much as it could anyway find cotton and silk cloth as cheaply as possible. उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। और इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. Artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed sign of collapse. किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, खेती में सुधार की ज़रूरत। इफ द इकोनॉमी वाज इन रन्स कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ दिस रेवेन्यू इनकम। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन
to feel the investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। हाउ वाज दिस टू बी डन? आफ्टर 2 decades of debates on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था? ए सेटलमेंट विच इज परमानेंट एट विच द रेट्स ऑफ रेवेन्यू वंस फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज। यह काम किस तरह किया गया था? यह सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। सरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। इट वाज फेल्ट दैट दिस कुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। बट प्रॉब्लम समस्या क्या थी? द प्रॉब्लम सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल सून डिकवर्ड द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम extremely oppressive. The rent
he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह समस्या बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को लगता था कि किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफर लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड व्हेन ही failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated from generations. लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। The Munro system. In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। The new system that was devised came to be known as the रैयतवार और रैयतवारी। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। It was trade on a small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। Subsequently developed to Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विथ द कल्टिवेटर यानी रयोट्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क था कि यदि उन्हें सीधे किसानों यानी रयातों से ही बंदोबस्त करना चाहिए तो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। देयर फेल हैड टू बी carefully and strictly survived before the revenue assessment was made. आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। Munro thought that the British should act as paternal father figures protesting the riots under their charge. मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। All was not well. सब कुछ ठीक नहीं था। Within a few years,
after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ड्राइवन बाय द डिजायर to increase the income from land revenue, official fixed to high a revenue demand. जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। Peasants were unable to pay rent, fled the countryside and villages become deserted in many regions. Automatic officials had imagined that the new systems would transform the peasants into rich, enterprising farmers. But this did not happen. किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए फसलें। द ब्रिटिश आल्सो realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops the Europe required. अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras। इसके लगभग 150 साल तक, इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। थैंक यू।